दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1959 से, जहां पर हम एक आदमी को ब्रिटिश कोलंबिया के ऊंचे पहाड़ पर डरा सहमा बैठा हुआ देखते हैं। यह आदमी बहुत ज्यादा जख्मी था और इसी जख्मी हालत में ये किसी तरह से पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर तभी इसके कानों में किसी अजीब जानवर के गुर्राने की आवाज पहुंचती है, जिससे इसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है और इस डर घबराहट में यह आदमी पहाड़ से नीचे गिर पड़ता है और यही मौत की आगोश में समा जाता है। जब ये खबर एक ऑफिसर के पास पहुंचती है तो वो फैसला करते हैं कि अब उस पहाड़ पर किसी भी क्लाइंबर को क्लाइंबिंग करने की परमिशन नहीं दी जाएगी और ये फैसला एक रूल में बदल जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहां पर हम कुछ क्लाइंबर्स को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं और इस क्लाइंबिंग में इन्हें काफी मजा आता है और अपना टास्क कंप्लीट करके ये लोग नीचे उतर आते हैं। इन्हीं में से एक लड़के का नाम था शॉन, जो क्लाइंबिंग का मास्टर था। इसके पास एक लड़की आती है और इसे बताती है कि फॉरबिडन वॉल दोबारा ओपन हो गई है। ये लड़की उसी पहाड़ की बात कर रही थी जिसे मूवी की शुरुआत में क्लाइंबिंग के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 60 साल जितने लंबे अरसे के बाद उस जगह को फिर से ओपन किया गया था। शॉन यहाँ अपने दोस्तों से कहता है कि 60 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर भी वहाँ गए थे, पर इसके बाद उनकी कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। यानी कि मूवी की शुरुआत वाला आदमी शॉन का ही ग्रैंडफादर था, जिनकी खोजबीन में अब शॉन उस पहाड़ पर जाने का डिसाइड करता है ताकि दादा से जुड़ी जानकारी जुटा सके। वॉल के खुलने के बाद ऑफिसर तक भी पहुंचती है और वो अपने एक आदमी को वहां भेजने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये जानना चाहता था कि आखिर वो वॉल इतनी मिस्टीरियस क्यों है। दूसरी तरफ शॉन भी वॉल पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। वहाँ सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स क्लाइंबर्स को ही जाने की इजाजत थी, इसलिए शॉन का इंटरव्यू वगैरह होता है, जिसमें शॉन सेलेक्ट हो जाता है। इतने में शॉन के फादर भी यहाँ आकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। शॉन के वॉल पर जाने की बात सुनकर शॉन के फादर के पसीने छूट जाते हैं और ये डरते हुए शॉन को बताते हैं कि आज तक जो भी उस पहाड़ पर गया है वो कभी वापस नहीं आया। शॉन के फादर अपने फादर को खो चुके थे, इसलिए वो शॉन को वहाँ जाने से मना करते हैं, पर शॉन ठान चुका था कि वो इस पहाड़ पर जाकर रहेगा, इसलिए वो किसी तरह अपने डैड को मना लेता है और साथ ही रिक्वेस्ट करता है कि वो शॉन की मदर यानी अपनी वाइफ को भी समझा दें। खैर, शॉन का सफर शुरू होता है और पहाड़ तक पहुंचने के लिए रास्ते में शॉन एक आदमी से उसकी लोकेशन पूछता है, जिस पर यह आदमी इसे सभी डायरेक्शन अच्छे से समझा देता है। इसके बाद शॉन कैंप में जाकर कोल्टन नाम के एक आदमी से मिलता है, जो पहाड़ पर जाने वाले सभी क्लाइंबर्स को गाइड कर रहा था। कोल्टन शॉन से कहता है कि अगर हमें किसी की मदद की जरूरत हुई तो हम टीम 2 को ऊपर बुलाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स को ही भेजा जा रहा है, जिनमें शॉन शामिल नहीं था। इतने में शॉन के डैड उसे कॉल करके उसका हाल चाल पूछते हैं तो शॉन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एकदम सही सलामत है। दूसरी तरफ हम कोल्टन के साथ एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम था कैरी। ये कोल्टन की असिस्टेंट थी और पहाड़ पर जाना चाहती थी, लेकिन कोल्टन साफ शब्दों में इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस कैंप में रहकर यहाँ मौजूद लोगों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर कैरी काफी उदास हो जाती है और कोल्टन को कैरी की ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये उसे समझाता है कि अगर टीम 2 बनी तो मैं उसमें तुम्हारा नाम जरूर शामिल करूंगा। ये सुनकर कैरी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इतने में यहाँ पर एक रेडियो ऑपरेटर आता है, जिसका नाम था क्लाइंबर्स, और कैंप के हेड्स के बीच कम्युनिकेशन को बनाए रखना। इसके बाद कोल्टन क्लाइंबर्स को जमा करके एक छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, ताकि ये पहाड़ पर चढ़ने से पहले वहाँ के कुछ अहम नियम जान ले। कोल्टन इन्हें वार्न करते हुए कहता है कि वो पहाड़ बहुत ज्यादा रिस्की और डेंजर है, इसलिए इसे लाइटली लेने की गलती बिल्कुल मत करना। इसलिए अगर किसी को भी वहाँ जाने में डर महसूस हो रहा है तो वो अभी घर वापस लौट सकता है, पर क्लाइंबर्स में से कोई भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये ठान चुके थे कि इन्हें पहाड़ पर जाना ही जाना है। इसके बाद कोल्टन सभी लोगों को कैरी से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि पहाड़ के नीचे सभी ऑपरेशन को मैनेज करने की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। इस बीच कोल्टन इस एरिया के चीफ को बुलाकर पहाड़ की कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिवील करने को कहता है, जिस पर चीफ बताता है कि 60 साल पहले उस पहाड़ पर अक्सर क्लाइंबर्स का आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आया। न जाने वो कौन सी दुनिया में खो गए। चीफ इन क्लाइंबर्स को भी समझाता है कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त बहुत ही सावधानी बरतें और अगर जरा भी कुछ गड़बड़ दिखे तो तुरंत ही नीचे आ जाए। और ये सलाह खासतौर से चीफ ने शॉन को देखकर बोली थी, क्योंकि यही बात शॉन को भी कुछ खास समझ नहीं आती, क्योंकि शॉन और चीफ दोनों पहली बार ही एक दूसरे से मिले थे। चीफ की ये हरकत यहाँ बैठे सभी लोग भी नोटिस करते हैं और शॉन को टकटकी लगाकर घूरना शुरू कर देते हैं। यहाँ बैठी एक लड़की को जब शॉन के ग्रैंडफादर के बारे में पता चलता है तो वो काफी बुरा फील करती है। मीटिंग खत्म होने के बाद अब बारी आती है क्लाइंबिंग की। स्टार्टिंग में सिर्फ 6 लोग क्लाइंबिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर रेडियो ऑपरेटर, जिसका नाम खुद भी रेडियो था,
वो सभी पुख्ता इंतजाम कर देता है और इस बीच शॉन कैरी के पास आता है और हालातों का जायजा लेता है, जिस पर कैरी से सब कुछ नॉर्मल होने की बात बताती है। दूसरी तरफ क्लाइंबर्स मेहनत मशक्कत करके पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं और दिन ढलता हुआ देखकर पहाड़ के एक कोने में ही कैंप लगाकर वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब तक सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए ये क्लाइंबर्स भी बेफिक्र होकर कैंप में गहरी नींद में सो जाते हैं। जबकि पहाड़ के नीचे हम रात में शॉन को बाहर घूमता हुआ देखते हैं, जिसके पास चीफ आता है और शॉन को कहता है कि तुम्हारे दादा एक मिशन को पूरा करने के लिए पहाड़ पर गए थे, पर अफसोस वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, पर अब तुम उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाओगे। शॉन को भी कुछ समझ में नहीं आता। ये देखकर अब चीफ एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर शॉन भी हैरान रह जाता है। चीफ बताता है कि इस पहाड़ पर एक अननेचुरल एनर्जी है जो इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। यही वजह है कि आज तक जितने लोग भी उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हैं वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाए, क्योंकि वो एनर्जी की गिरफ्त में है। ये एनर्जी पहले तो उनके दिमाग के साथ खेलती है, जिससे क्लाइंबर्स को हेलुसिनेशन होने लगता है और वो अपना मेंटल कंट्रोल खो बैठते हैं। हालांकि शॉन को ये सिर्फ हवाई बातें लगती है, पर चीफ इसे यकीन दिलाता और कहता है कि हमारे पूर्वजों ने उस ताकत को मारने के लिए एक खास डंडा बनाया था, जिसकी मदद से अब तुम उस शक्ति को खत्म करने जाओगे जिस तरह तुम्हारे दादाजी गए थे। हालांकि वो इस काम को अंजाम नहीं दे सके और उस शक्ति के कंट्रोल में आकर मारे गए। शॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे चीफ की कहानी पर यकीन करना चाहिए या फिर नहीं। इधर हम क्लाइंबर्स को देखते हैं। लकी नाम का एक लड़का एक लड़की से कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं कई बार मौत की दहलीज तक गया पर खुशकिस्मती से बचकर वापस आ गया। सूरज के निकलते ही फिर से ये लोग पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, पर इस बीच कोल्टन को एक अजीब और बहुत ही खतरनाक सा विजन आता है, जिसे देखकर कोल्टन के पसीने छूट जाते हैं। कोल्टन जब अपने सभी क्लाइंबर्स साथियों से इस विजन के बारे में पूछता है तो ये बताते हैं कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही दिखा है, जो कि काफी अजीब बात थी। कोल्टन बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, जबकि कैरी और रेडियो इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश में जुटे होते हैं, पर वॉकी टॉकी बिल्कुल भी काम नहीं करता। यही वजह थी कि इनका क्लाइंबर्स के साथ कनेक्शन टूट गया था, जिससे ये दोनों काफी फिक्रमंद हो जाते हैं। इतने में कैरी के पास शॉन आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, पर कैरी इसकी बातों को सीरियस लिए बिना ही इसे यहाँ से भगा देती है। पर कुछ मिनट बाद ही इसे अपने रूड बिहेवियर का एहसास होता है और ये शॉन को समझाती है कि क्लाइंबर से कांटेक्ट ना होने की वजह से मैं टेंशन में थी, इसलिए तुम्हें बुरा भला कह दिया। शॉन भी कैरी की टेंशन समझकर उसे माफ कर देता है और चीफ की सारी बात इसके साथ शेयर करता है, पर कैरी इसे कहानी समझकर इग्नोर कर अपनी वैन में चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम कोल्टन को कुछ परेशान देखते हैं, क्योंकि इसे अचानक से हेडेक हो रहा था, पर कोल्टन इसे नजरअंदाज करके दोबारा क्लाइंबिंग करने लगता है। कैरी के यकीन ना करने की वजह से शॉन थोड़ा उदास और परेशान हो गया था, इसलिए अब ये उस एनर्जी के बारे में अपने फ्रेंड को बताता है और वो इविल पावर का नाम सुनकर काफी हैरान होता है। इसके बाद सीन घूमता है क्लाइंबर लड़की पर, जो अपनी दोस्त ब्रेड को फॉलो कर रही थी, पर बीच में बड़ा पत्थर होने के बाद ये ब्रेड को देख नहीं पाती और इसे आवाज लगाती है, और जब ब्रेड उसे वापस रिप्लाई करता है तो उसकी आवाज बहुत ही खतरनाक और डरावनी सी होती है, जिसे सुनकर इस लड़की के दिल में खौफ सा बैठ जाता है और इसका डर हैरानी में तब बदल जाता है जब ये ब्रेड को बिना हार्नेस के पहाड़ पर चिपकते हुए चलता हुआ देखती है। ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। ब्रेड जब इस लड़की के पास आता है तो इसकी आंखें एकदम काली होती है और ये अपनी दोस्त की हेल्प करने के बजाय उसकी रस्सी को काटकर गिराने की कोशिश करता है, पर किस्मत से ये लड़की खुद को गिरने से बचा लेती है। पर अफसोस ब्रेड खुद को नीचे गिराकर यहीं अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इधर शॉन और उसका दोस्त पहाड़ के हालात जानने के लिए रेडियो की मदद लेते हैं, पर बदकिस्मती से नेटवर्क स्लो होने के कारण इन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ब्रेड जिस तरह से मरा उसको देखकर ये लड़की इतनी ज्यादा खौफजदा हो जाती है कि इसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहती और ये किसी की हेल्प लेने का फैसला करती है। ये लड़की जल्दी से कोल्टन को ब्रेड की खबर देती है, पर कोल्टन मजबूत इरादा कर चुका था कि चाहे जो भी हो वो पहाड़ पर चढ़कर ही रहेंगे, इसलिए ये लड़की को आगे बढ़ने को कहता है। दूसरी तरफ क्लाइंबर से कोई कांटेक्ट न हो पाने के कारण शॉन अपने दोस्त को लेकर खुद पहाड़ पर जाने का डिसाइड करता है। अब दोनों दोस्त दिल मजबूत करते हैं, क्लाइंबिंग करने लगते हैं, पर इस बीच शॉन के दोस्त का पैर स्लिप हो जाता है और पैर में इतनी चोट आ जाती है कि उसके लिए क्लाइंबिंग करना इम्पॉसिबल था। ये देखकर शॉन अपने दोस्त को वापस कैंप में भेज देता है और खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करता है, और जब ये बात शॉन कैरी को बताता है तो वो भी अब पहाड़ पर जाने का ठान लेती है। कैरी जैसे ही क्लाइंबिंग के लिए आगे बढ़ती है तो चीफ हाथ में ब्रेड का हेलमेट लेकर उसके सामने आ जाता है। इस हेलमेट में कैमरा भी फिट था। कैरी जल्दी से इसे लेकर टीम के पास पहुंचती है ताकि कैमरे को चेक किया जा सके। इसके बाद कैरी शॉन के दोस्त को नीचे आने में हेल्प करती है और ये दोस्त कैरी को बताता है कि शॉन अकेला ही ऊपर गया है। कैरी सबसे पहले शॉन के दोस्त को सेफली नीचे ले जाने का डिसाइड करती है और दोनों नीचे उतरने लगते हैं।
इधर रेडियो हेलमेट में लगे कैमरे की फुटेज को चेक करते वक्त देखता है कि ब्रेड ने पहले एक लड़की पर हमला किया था और उसकी आवाज भी काफी डरावनी सी हो गई थी। ये सब बातें रेडियो को काफी हैरान करती है। इसके बाद हम शॉन को देखते हैं जिसे चढ़ते चढ़ते रात हो जाती है और इस बीच इसे क्रिस्टियन मिलती है और दोनों रात गुजारने के लिए यहीं कैंपिंग कर लेते हैं। कोल्टन से एक लड़की वापस नीचे चलने को कहती है, पर कोल्टन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। रात के इस गुप्त अंधेरे में कैरी भी शॉन के दोस्त को लेकर नीचे पहुंच जाती है और रेडियो इसके पास आकर इसे बताता है कि मैंने कुछ अजीब चीज देखी है, तो मेरे साथ जल्दी चलो। रेडियो की घबराहट देखकर कैरी इसके साथ वैन में जाती है और जब ब्रेड के कमरे में रिकॉर्डेड वीडियो देखती है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लियर करके जब कैरी को आवाज सुनाता है तो ये काफी कुछ डरावनी सी होती है। ये सब शॉन का दोस्त भी सुन और देख रहा था और ये घबराते हुए कहता है कि शॉन ने जो इविल पावर के बारे में बताया था वो सब सच है। जरूर पहाड़ पर कोई तो बुरी शक्ति मौजूद है जो अब सभी क्लाइंबर्स को अपना निशाना बनाने वाली है। और ऐसा ही होता है। पहाड़ पर सो रहे लकी का टेंट अचानक से हिलना शुरू हो जाता है और जब ये ऊपर देखता है तो अपनी साथी को देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से पॉजेस्ड हो गई थी। इसकी आंखों का रंग भी काला हो गया था। ये लड़की पहले टेंट को तहस नहस करती है और फिर लकी को मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि ये लकी को मार पाती खुद ही नीचे गिरकर मारी जाती है। इधर शॉन को भी कुछ अजीब अजीब हेलुसिनेशन आते हैं जिन्हें देखकर शॉन भी काफी ज्यादा डर जाता है और इसे कुछ भी समझ नहीं आता। लकी जल्दी से कोल्टेन को जगाकर बताता है कि मेरे साथी ने खुद नीचे गिरकर अपनी जान दे दी है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमें अभी नीचे जाना होगा। ये सब सुनने के बाद भी कोल्टन नीचे जाने के लिए राजी नहीं होता, बल्कि इसे समझाता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, इसलिए वो तो अब पहाड़ पर जाकर ही रहेगा। दूसरी तरफ हम रेडियो को परेशान हालत में देखते हैं। ये अपने सीनियर से फ्रीक्वेंसी के बारे में सवाल जवाब करता है। सीनियर भी इस तरह की फ्रीक्वेंसी देखकर हैरान था क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया गया था। नेक्स्ट हम कोल्टन को देखते हैं जो कि अब नीचे जाने के लिए राजी हो गया था। सब लोग नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, पर इस बात से अनजान शॉन और क्रिस्टियन ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। कोल्टन शॉन से कांटेक्ट कर उसे कहता है कि सिर्फ अब हम दोनों ही ऊपर चलेंगे। शॉन भी इसके लिए रेडी हो जाता है। अब सिर्फ शॉन और कोल्टन ही ऊपर चढ़ते हैं जबकि बाकी सब नीचे आने लगते हैं। कुछ समय के बाद शॉन और कोल्टन दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और यहाँ शॉन को अपने दादा का स्केलेटन भी नजर आता है। ये देखकर कोल्टन शॉन से पूछता है कि कहीं तुम अफसर के साथ तो नहीं मिले हुए हो। इस पर शॉन ना में जवाब देता है और दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। इतने में एक एक करके लकी और एक लड़की पॉजेस्ड हालत में इनके सामने आ जाती है और लकी ने अपनी एक दोस्त को भी मौत की नींद सुला दिया था। इस पहाड़ पर एक प्राचीन सा पत्थर रखा होता है जिस पर अजीब सी रेडिएशन थी। ये पत्थर किसी जादुई शक्ति का साइन लग रहा था। इविल पावर लड़की को अपने कंट्रोल में कर उसके हाथ लकी को मार देती है। इसके बाद ये लड़की कोल्टन पर भी अटैक करके उसे लहूलुहान कर देती है। तभी शॉन को चीफ के दिए गए डंडे का ख्याल आता है और ये जल्दी से डंडे से इस जादुई पत्थर पर वार करता है। ऐसा करते ही पत्थर शांत सा पड़ जाता है और लड़की एकदम नॉर्मल हो जाती है, मानो इसी पत्थर ने उसे पॉजेस्ड कर रखा था। कोल्टन भी सिसकते हुए दम तोड़ देता है। ये सब मंजर देखने के बाद लड़की शॉन से कहती है कि अब हमारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, पर शॉन इसे बताता है कि मेरे पास पैराशूट है। इसके बाद दोनों एक ही पैराशूट से नीचे की तरफ आ जाते हैं और इस तरह से सिर्फ ये दोनों इस मौत के कुएं से सेफली बाहर निकल आते हैं। ऑफिसर को भी जानकारी मिल जाती है कि उस पहाड़ पर कौन सी रहस्यमय चीज मौजूद थी। अपना मकसद पूरा करने के बाद शॉन अपने घर वापस आ जाता है और इसके फादर इसे वापस जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। शॉन अपने दादा के स्केलेटन के बारे में अपने फादर को बताता है। इसके बाद हमें कोल्टन दिखाया जाता है जो वापस जिंदा हो जाता है और इसकी आंखों का रंग एकदम ब्लैक हो जाता है और इसी सस्पेंस और खौफनाक सीन के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एडवेंचर से भरपूर मजेदार मूवी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं